हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 से। देखिए यहाँ पर आपकी जो है बुक सेकंड चल रही थी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसी क्रम में देखिए इस बुक का आज यहाँ पर अंतिम अध्याय है, अध्याय 16वां है, जैव विविधता एवं संरक्षण। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, देखते हैं हमें क्या क्या यहाँ पर डिस्कस करना है और क्या क्या यहाँ पर नोट डाउन करना है। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी डेली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की करंट अफेयर सीरीज आती है मॉर्निंग में, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए बात कर लेते हैं इस अध्याय की, यानी कि जैव विविधता वाले अध्याय की। जैसा कि आपने कल इससे पहले वाला चैप्टर था, पूर्ववर्ती जो चैप्टर था, वहां पर भी देख लिया था कि भाई जैव विविधता जो है हमारे लिए एक नितांत आवश्यक है। यानी जैव विविधता अगर नहीं होगी तो यकीन मानिए कोई भी प्रजाति स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह पाएगी और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पारिस्थितिकी यहाँ पर संकट है वो उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि एक इनबैलेंस वाली स्थिति क्रिएट हो जाएगी। तो अगर हमें वो जो असंतुलन की स्थिति को अगर निपटाना है तो जितनी ज़्यादा विविधता होगी उतना ही हमारा जो असंतुलन है वो कम हो जाएगा, यानी पारिस्थितिकी जो पर्यावरण है वो अपने आप संतुलित हो जाएगा अगर जैव विविधता पर्याप्त मात्रा में होगी। तो अगर जैव विविधता को हम देखें तो जैव विविधता यानी जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ये मूलतः दो शब्दों से मिला है। यानी यहाँ पे बताया गया कि भाई जैव विविधता किससे मिला है। जैव विविधता जो आपका है दो शब्दों से मेल से बना है। कौन कौन शब्द हैं? बायो, बायो का अर्थ है जीव, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता, यानी कि जीवों में विविधता या जैविक में विविधता। यानी कि साधारण शब्दों में अगर इसे समझ लें तो आपके जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को हम क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे। यानी किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो पाए जाने वाले जीव हैं इनकी संख्या में और इनकी विविधता को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसी में अगला सब पॉइंट आप लिख लेना। देखिए इसी में देखिए इसका संबंध जो है पौधों के प्रकार, प्राणियों और सूक्ष्म जीवाणुओं से है, क्योंकि जैव का मतलब जैव का मतलब वही है जो जिन सब में जीवन है, जीवित प्राणी है। तो जीवित में आप जानते हैं पेड़ पौधे भी जो आपके होते हैं जीवित होते हैं, यानी कि जन्म लेते हैं, उनकी भी मृत्यु होती है, ग्रोथ होती है इनकी, तो ये पूरा जैविक क्रिया इनकी भी होती है। तो यहाँ पर पेड़ पौधे यानी सभी सजीव प्राणी आपके जैव के अंतर्गत आ जाते हैं, जैव विविधता के अंतर्गत सभी सजीव प्राणी आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वही बताया गया है इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवाणुओं से है। अब देखिए यहाँ पर अगला सब पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यहाँ पर जो कि मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पर कि जैव विविधता सजीव संपदा है। सजीव का मतलब आप जान रहे होंगे कि केवल और केवल जो सजीव जीव जंतु हैं आपके या फिर पेड़ पौधे हैं उन्हीं में यह देखने को मिलेगी, निर्जीव में देखने को नहीं मिलेगी, ये आप जान लीजिए। तो यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए जैव विविधता को कुछ बढ़ाने के लिए, जैव विविधता के लिए कुछ कारक उत्तरदायी हैं, यानी कुछ आपके जलवायु कारक ऐसे हैं जिनके जरिए आपकी जो है जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। जैसे आपने अपक्षय की प्रक्रिया पढ़ी थी, अपक्षय अपर्दन वाली। अपक्षय की आपने देखी थी कि अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है अपने स्थान पर ही होती है और यहाँ पर कोई गतिक प्रक्रिया नहीं है, यानी कि आपकी जो मौसमी जो परिघटनाएं हैं, यानी कि जो धूप वगैरह है, तो इन सब से क्या होता है हमारी जो ऊपर की जो परत होती है वो अपने आप टूट फूट जाती है। तो उसका जो मलबा होता है, प्रवार होता है, तो वो जो प्रवार होता है उससे भी क्या होती है जैव विविधता बढ़ती जाती है। अब देखिए आप खुद सोचिए कि पृथ्वी के ऊपर की जो परत है और परत जो है मान लीजिए आपके जो मौसमी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उस परत का हिनाश हो जाता है, तो वो परत जो होती है उस परत में तमाम तरह के भौतिक जो लक्षण होते हैं, भौतिक यहाँ पर गुण होते हैं, भौतिक यहाँ पर लवण पाए जाते हैं। तो उन लवणों की मदद से क्या होता है किसी प्रजाति को फलने फूलने के लिए वो सब लवण या फिर जो खनिज होते हैं वो आवश्यक होते हैं। तो जब किसी अपक्षय की प्रक्रिया से ये सब चीज़ें उस जीव को मिलती हैं तो क्या होगा, वो जीव पनपेगा, आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो अपक्षय प्रवाह है, यानी कि आपका जो विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में अपक्षय प्रवाह जो होता है यानी कि किसी अपक्षय का मलबा वगैरह, तो उसको वनस्पति विविधता का आधार माना गया है। यानी कि जितना ज़्यादा ये अपक्षय प्रवाह होगा उतनी ही यहाँ पर वनस्पतियों में विविधता होगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में अपक्षय प्रवाह वनस्पति विविधता का आधार है। यानी जो आपकी वनस्पतियों में पेड़ पौधों में विविधता है उसका आधार क्या है? अपक्षय प्रवाह है। यानी अपक्षय का मतलब ये है कि जो चट्टानें वगैरह होती हैं इनका अपक्षय जब हो जाता है तो इनमें मौजूद जो तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो आपके वनस्पतियों को मिल जाते हैं और उन वनस्पतियों उसकी वजह से क्या होता है वनस्पतियां जल्दी ग्रो करती हैं, वनस्पतियों की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर अपक्षय प्रवाह को यहाँ पर वनस्पति विविधता का आधार माना गया है। अब देखिए यहाँ पर वही बताया गया है कि जैसे मैंने बताया था आपका सौर ऊर्जा यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। सौर ऊर्जा और जल ही यहाँ पर अपक्षय में विविधता और इसके परिणाम उत्पन्न जैव विविधता का ये मुख्य कारण है। ये इसमें लिख लेना, सौर ऊर्जा और जल ही यहाँ पर क्या है अपक्षय में विविधता
और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न जैव विविधता का ये मुख्य कारण है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर बताया गया है, कुछ चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं कि जब आज जो जैव विविधता हम देख रहे हैं तो ये सबसे पहले जो आपके यहाँ 2.5 से 3.5 अरब वर्ष पहले जो विकास हुआ था उसका परिणाम है। तो मानव जीवन के प्रारंभ होने के पहले पृथ्वी पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मानव नहीं था तब। यहाँ पर क्या था, अपने आप स्वतंत्र रूप में पेड़ पौधे उग रहे थे, अपने आप वो विलुप्त हो रहे थे, यहाँ पर कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं था। जैसे जैसे मानव की उत्पत्ति हुई तो मानव ने क्या किया, मानव ने अपने अनुरूप प्रकृति को ढालने का प्रयास किया, यानी अपने अनुरूप प्रकृति में काट छाट की, प्रकृति में अपने अनुरूप अपने संसाधनों का दोहन करने के लिए उसने प्रकृति का दोहन स्टार्ट कर दिया। दोहन स्टार्ट करने से फिर क्या हुआ कि जैव विविधता पर संकट गहरा गया। तो वो बातें लिखी गई हैं यहाँ पर, ये लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल मैंने समझा दिया है ये वाला। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी पर जो भी प्रजातियां हैं, चाहे पेड़ पौधों की हों, चाहे मानव जातियों की प्रजातियां हों, या फिर पशु पक्षियों की, किसी भी जीव की प्रजातियां हों, तो उनकी आयु जो है लगभग वो 10 से लेकर 40 लाख वर्ष होने का अनुमान है। तो यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट में लिख लेना कि पृथ्वी पर किसी प्रजाति की औसत आयु 10 से 40 लाख वर्ष होने का अनुमान है। देखिए ऐसा हमारे जो वैज्ञानिक वगैरह हैं वो ये मानते हैं कि आज जो प्रजातियां मौजूद हैं तो उन प्रजातियों की जो 99% प्रजातियां हैं वो पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं। यानी आज जो ऐसा माना जाता है कि भाई लगभग 99% प्रजातियां जो थी, जो हमारी आरंभिक पृथ्वी का विकास हुआ था, आरंभिक पृथ्वी विकास में जो तब जैव विविधता थी, यानी आज से लगभग 2.5 से 3.5 अरब वर्ष पहले जो जैव विविधता थी, उस समय जो प्रजातियां थी वो अभी बिल्कुल नहीं है। यानी लगभग 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर रहती थी आज लुप्त हो चुकी हैं, ये यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर इसमें थर्ड का सब पॉइंट लिख लेना आप। अब देखिए जैव विविधता आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। सबसे ज़्यादा ये उष्णकटिबंध वाले जो क्षेत्र हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी, यानी कर्क और मकर अक्षांशों के मध्य वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता आपको देखने को मिलती है। और जैसे जैसे हम यहाँ पर ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ बढ़ते जाते हैं, यानी हमारे उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ते जाते हैं, 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, जैव विविधता कम होने लगती है। यानी यहाँ पे वही लिखा है, जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ बढ़ते हैं प्रजातियों की विविधता तो कम होती जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती है। देखिए ये ध्यान रखना, और ये लाइन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। अब आप समझने वाली बात है, यहाँ पर ये कहा गया है प्रजातियों की विविधता तो कम हो गई लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती है। अब जीवधारी मतलब यानी पर्टिकुलर किसी एक प्रजाति के जीव वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो विभिन्न विभिन्न प्राणी पाए जाते हैं, यानी विभिन्न विभिन्न मतलब प्रजातियों के प्राणी हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं उष्णकटिबंध में। लेकिन जैसे जैसे आप उच्च अक्षांशों में पढ़ेंगे वहाँ पर केवल कोई एक ही प्रजाति देखने को मिलेगी, केवल एक ही कोई जीवधारी देखने को मिलेगा। जैसे हम बात कर लेते हैं अंटार्कटिका की बात कर लेते हैं, तो अंटार्कटिका पर गिने चुने 2-3 प्राणी आपको देखने को मिलेंगे। पेंगुइन, ठीक है, पेंगुइन देखने को मिल जाएगी। सील देखने को मिल जाएगी, यानी सी लॉइन जिसे हम बोलते हैं, समुद्री जो है शेर के नाम से जाना जाता है, या सी लॉइन आपने देखा होगा डिस्कवरी वाले चैनल पर, पेंगुइन, सी लॉइन, और इसके अलावा पोलर बियर वगैरह, ये जो है ये 2-3 प्राणी आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि इनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम ध्रुवों की तरफ देखें दोनों तरफ, तो ये पेंगुइन वगैरह जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे पाई जाती है ठंडे इलाकों में, लेकिन यहाँ पर विविधता नहीं है। यानी जैसे हमारे उष्णकटिबंध में बहुत सारी जीव पाए जा रहे हैं, यानी हजारों की संख्या में अनगिनत जीव पाए जा रहे हैं, रेंगने वाले जीव, कुछ पक्षी हैं उड़ने वाले, कुछ यहाँ पे जानवर हैं, मैमल्स हैं, लेकिन ऐसे वहाँ पर नहीं है। यानी कि हम ऊपर उच्च अक्षांशों में इतनी ज़्यादा विविधता नहीं है। उच्च अक्षांशों में जो है जीवधारी उनकी संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन वैसी विविधता नहीं है जैसी हमारी उष्णकटिबंध में होती है कि शेर मिल रहा है, चीता मिल रहा है, कहीं बाघ मिल रहा है, ठीक है, तेंदुआ है, ऐसी विविधता वहाँ पर नहीं है। ये यहाँ पर अंतर है। तो ये ध्यान रखना ये कि भाई उच्च अक्षांशों में विविधता तो कम हो जाती है प्रजातियों की, लेकिन जीवधारियों की संख्या है वो अधिक हो जाती है, ठीक है। यानी एक ही प्रजाति के कोई जीव होंगे उनकी संख्या वहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। तो ये बताया गया है। ये चौथा पॉइंट आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैव विविधता जो आपकी है ये वास्तव में 3 स्तरों पर आपको देखने को मिलती है। यानी जैव विविधता को समझने के लिए हमारी जैव विविधता 3 स्तरों पर हमें देखने को मिलती है। तो सब पॉइंट यहाँ लिख लेना। जैव विविधता को 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। 3 स्तर कौन कौन से हैं? इसी में पहली हेडिंग आपकी है आनुवांशिक जैव विविधता, जिसे हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जो आपके ग्रेगर मेंडल हैं, यानी ग्रेगर मेंडल जो जर्मन आपके वैज्ञानिक हैं, तो इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, यानी इन्होंने जो आपकी मॉडर्न जेनेटिक्स है इसकी खोज की थी, तो इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। यानी कि इन्होंने ये बताया कि भाई जीवन के निर्माण के लिए जीन जो है आपकी, तो जीन आपकी एक मूलभूत इकाई है।
तो यहाँ पर आप लिख लेना पहला पॉइंट, जीवन निर्माण के लिए जीन जो है वो आपकी एक मूलभूत इकाई है। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है इसी में कि भाई किसी भी प्रजाति में जो आपकी जीन की विविधता है, जो आपकी जीन अंदर पाए जाते हैं, आपके बॉडी के अंदर जीन पाए जाते हैं, तो जीन की विविधता आनुवांशिक जैव विविधता बोली जाती है। यानी आपके यहाँ जो जीन की विविधता है वो कौन सी विविधता बोली जाती है? आनुवांशिक जैव विविधता बोली जाती है। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि भाई जो समान भौतिक लक्षण रखने वाले जो हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। यानी कोई समान भौतिक लक्षण, जैसे हम मानव हैं, तो मानव का आपने देख लिया प्रजाति कौन सी है? मानव के 2 हाथ 2 पैर, ठीक है, सीधा खड़ा होकर चलता है। तो ये प्रजाति के आधार पर हम मानव जो है आनुवांशिक रूप से बताया गया है कि ये मानव आनुवांशिक रूप से होमो सेपियंस प्रजाति से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर मानव जो है वो किस प्रजाति से? होमो सेपियंस से है, जिसमें कद, रंग और अलग दिखावट जैसे ये शारीरिक लक्षण जो हैं, इन सब में भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि जो इसमें जो ये जो विभिन्नता है कद, रंग और अलग दिखावट वाली, ये भिन्नता जो होती है आनुवांशिक रूप से आती है। यानी बाद बाकी जो प्रजाति है मानव की वो तो होमो सेपियंस है, लेकिन जो हमारे हम सब लोगों का जो है रंग अलग है, कद अलग है, ठीक है, जो अपना अपना बात करने का ढंग अलग अलग है, तो वो सब क्या है? वो सब हमारी जो भिन्नता हम देख रहे हैं वो आनुवांशिक विभिन्नता है। यानी आनुवांशिक विविधता की वजह से हमारे अंदर कद, रंग, अलग दिखावट, ये सब लक्षण आए हैं। वैसे तो हमारी प्रजाति कौन सी है? होमो सेपियंस है। तो ये चीज आपने देख ली होगी। देखिए यहाँ पर जो आनुवांशिक विविधता है, ये केंद्र की जीनों, क्रोमोसोम, ये सब होते हैं, तो इनके कारण ये उत्पन्न होती है। आपको पता है कि मनुष्य में 23 जोड़ी जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे, अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके आनुवांशिकता के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये गुणसूत्र 23 जोड़ी गुणसूत्र जो पाए जाते हैं आनुवांशिकता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगली जो है विविधता जो आपकी है, ये प्रजाति विविधता है, यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसी में ही अगली हेडिंग डाल लेना आप, स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी कि प्रजाति विविधता। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है भाई जो ये मतलब ये विविधता कैसे होती है। देखिए आपकी जो जीवित प्राणियों में जो विविधता विद्यमान है उसे हम प्रजाति विविधता कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो जीवित प्राणी आपके मौजूद हैं तो उनके भीतर जो विविधता मौजूद है उसे हम प्रजाति विविधता कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट जो मैंने बोला है वो लिख लेना, क्योंकि इसमें नहीं है, लेकिन मैं वो बता दे रहा हूँ कि जीवित प्राणियों में जो विविधता विद्यमान है उसे प्रजाति विविधता कहा जाता है, और यह किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। इसमें लिख लेना पहले पॉइंट में। आगे बढ़ते हैं, पहले का सब पॉइंट लिख लेना आप कि प्रजातियों की विविधता उनकी समृद्धि, प्रकार और बहुलता में आंकी जा सकती है। कितनी बहुलता है उनकी। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता बहुत ज़्यादा होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें विविधता के हॉटस्पॉट कहते हैं। उन्हें हम विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र कहते हैं। इनके बारे में हम अभी लास्ट में देखेंगे, अभी नहीं, यहाँ पे हम बताएंगे हॉटस्पॉट क्या होता है, हॉटस्पॉट एरिया कौन सा होता है। तो यहाँ पर जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता बहुत ज़्यादा होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? विविधता के हॉटस्पॉट कहते हैं। आप सभी को मालूम है कि प्रजाति विविधता कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रजाति विविधता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके बारे में अभी आप नोट कर आए हैं। यहाँ पर आपने अभी नोट किया था ये वाला, तो ये प्रजाति विविधता के बारे में देखा था कि भाई ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। वैसे जैसे ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर जो आपकी प्रजाति विविधता है वो कम होती चली जाती है। ये बात अभी आपने ऊपर ही नोट करी है, तो यहाँ पर मैं दोबारा नोट नहीं करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली हेडिंग है आपकी, यानी कि तीसरी सब हेडिंग है, ये है पारितंत्रीय विविधता, यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जो विभिन्न पारितंत्र हैं उन पारितंत्रों में जो विविधता पाई जाती है उसे हम पारितंत्रीय विविधता कहते हैं। आपने देखा था 2 तरह के पारितंत्र हैं, स्थलीय और जलीय पारितंत्र हैं। स्थलीय को पुनः हमने बायोम्स में डिवाइड कर लिया है, जलीय को हमने जो है साफ पानी वाले और हमने समुद्री जल वाले बायो में डिवाइड किए, उसमें पारितंत्र में डिवाइड किया है। तो उनके मध्य जो विविधता पाई जाती है उसे हम पारितंत्रीय विविधता कहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं कि भाई प्रत्येक प्रकार के पारितंत्रों में होने वाली पारितंत्रीय प्रक्रियाएं तथा आवास स्थानों की भिन्नता ही यहाँ पर पारितंत्रीय विविधता बनाते हैं। यानी कि प्रत्येक जो प्रकार के जो पारितंत्र हैं, चाहे स्थलीय पारितंत्र हो या जलीय पारितंत्र हो, तो इनमें जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, आवास स्थान भिन्न भिन्न प्राणियों के, तो इनसे क्या बनती है? आपकी पारितंत्रीय विविधता बनती है। देखिए पारितंत्रीय विविधता वास्तव में एक बहुत ही जटिल सब्जेक्ट है, यानी कि इसे जो है ज्ञात करना आसान नहीं है। इसकी बहुत सारी सीमाएं हैं,
तो यहाँ पर वही बताया गया है सेकंड पॉइंट कि पारतंत्रीय विविधता है, इसका परिसीमन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और जटिल है, क्योंकि समुदायों और पारतंत्र की सीमाएं निश्चित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जो अतिक्रमण करते रहते हैं। अतिक्रमण करने की वजह से पारतंत्रीय विविधता जो है इसका परिसीमन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, इसको सीमांकन करना जो है इतना आसान नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली हेडिंग की। यहाँ पर देखिए ये अगली हेडिंग आपकी आएगी जैव विविधता का महत्व, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए आप सभी ये बात तो जानते हैं कि हमारे जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जैव विविधता अत्यंत और नितांत आवश्यक है। जैसे कि हमने कल एग्जाम्पल देखा भी था कि मान लेते हैं कोई एक प्रजाति सर्वाइव कर रही है, केवल एक ही प्रजाति बची हुई है और पेड़ पौधों की प्रजातियां बहुत सारी हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, पारिस्थितिकी संकट क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लीजिए शाकाहारी जंतु केवल रह जाएं पृथ्वी पर और मांसाहारी हो ही ना, तो क्या होगा, आपके यहाँ जो भी पेड़ पौधों की प्रजातियां उग रही हैं वो नष्ट हो जाएंगी, वो उन्हें खा खा के खत्म कर देंगे। तो इन्हें बैलेंस करने के लिए तो कोई चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्निवोरस जो आपके मांसाहारी जंतु हैं वो यहाँ पर हैं, तो वो क्या करते रहते हैं, शाकाहारी जंतुओं की संख्या को सीमित करके पर्यावरण का संतुलन स्थापित करते रहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक घटक जो है अगर वो विलुप्त हो जाएगा, यकीन मानिए तो पूरा संतुलन है, संतुलन का पूरा साइकिल ही यहाँ पर बिगड़ जाएगा। इसलिए हमारे लिए जैव विविधता अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर जैव विविधता का जो महत्व है वो हमने 3 स्तरों पर इसका महत्व देखा है। कौन कौन से 3 स्तर हैं जिन पर हमने इनका महत्व देखा है, तो पहली हेडिंग यहाँ पर आप डालेंगे जैव विविधता का पारिस्थितिकी भूमिका, यानी जैव विविधता की जो पारिस्थितिकी भूमिका है तो ये भूमिका कैसी है। सबसे पहली आपकी हेडिंग यही है, जैव विविधता की पारिस्थितिकी भूमिका, इसी में सब हेडिंग पड़ेगी जैव विविधता के महत्व में, ठीक है। अब देखिए आप ये सब तो जानते हैं कि पारतंत्र में कोई भी जीव जो प्रजाति रह रही है वो कोई बिना कारण के तो नहीं रह रही है, यानी कि कुछ ना कुछ तो कर ही रही है वो, और वो किसी के सहारे विकसित हो रही है, उसको भी लाभ पहुंचा रही है। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि प्रत्येक जीव जो है, यानी कि यहाँ पे पारतंत्र में जो है प्रत्येक जीव अपनी पूरी जरूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों को पनपने में भी सहायक होता है। यानी कि परतंत्र में कोई भी जीव जो होता है अपनी जरूरत तो पूरा करता ही करता है, और इसके अलावा वो दूसरे जीवों को जीने में भी सहायक होता है। जैसे मैंने बताया था शाकाहारी प्राणी, अब शाकाहारी प्राणी नहीं होंगे तो क्या टॉप कार्निवोरस जो हैं आपके, वो क्या घास फूस खाएंगे, ये क्या पेड़ पौधे खाएंगे, नहीं ना। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि प्रत्येक जीव अपनी जरूरत तो पूरी करती ही करता है, इसके अलावा वो दूसरों को पनपने में भी सहायक है। यहाँ पर पारतंत्र में सबसे बड़ी बात ये है, तो पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है सेकंड पॉइंट में कि जीव व प्रजातियां जो हैं ये ऊर्जा ग्रहण करके उनका संग्रहण करती हैं, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विघटित करती हैं, और पारतंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में ये सहायक होती हैं। यानी कि जीव और प्रजातियां क्या करती हैं, यानी कि आपके पारतंत्र से उत्पादकों से यहाँ पर ऊर्जा ग्रहण करती हैं, ऊर्जा ग्रहण करने के बाद कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न करती हैं, विघटित करती हैं उन्हें, और पारतंत्र में जो जल और पोषक तत्वों का चक्र है वो निरंतर उसे बनाए रखने में सहायक होती हैं। ये बात आपने कल पूर्ववर्ती अध्याय में सब ये पॉइंट देखे थे, कैसे कार्बन चक्र चल रहा है, कैसे नाइट्रोजन चक्र चल रहा है, ऑक्सीजन चक्र कैसे चल रहा है, खनिज लवण का चक्र कैसे चल रहा है, सारे चक्र आपने देखे थे। यानी हम जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं अपने वातावरण से, पारतंत्र से, उसे हम लौटा देते हैं उसे, और ऐसे करके वो संतुलित हो जाता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई ये सब जो प्रजातियां हैं, जीव हैं, ये क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, उनका विघटन करते हैं, पारतंत्र में जल पोषक तत्व इन सबके चक्र को बनाने में ये सहायक रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर कि प्रजातियां वायुमंडलीय गैस को भी स्थिर करती हैं और जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कैसे नियंत्रित करती हैं वो भी मैं आप जानते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि ये वायुमंडलीय गैसों को भी स्थिर करती हैं। यानी कि जो विभिन्न विभिन्न प्रजातियां मौजूद हैं, ये विभिन्न विभिन्न प्रजातियां वायुमंडल में मौजूद गैस को स्थिर रखने में सहायक होती हैं, और आपकी जलवायु जो है जलवायु को नियंत्रित करने में भी सहायक होती हैं। यानी कि मैंने आपसे फिर से देखिए हर जगह एग्जाम्पल वो एक ही एप्लीकेबल होगा। यानी कि भाई यानी कोई एक प्रजाति अगर हम कम कर देंगे, जो आपका पूरा खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला की कोई एक प्रजाति हम अगर गायब कर देंगे, बीच की प्रजाति उसमें से कम कर देंगे, तो यकीन मानिए आगे पीछे की प्रजातियां हैं या लास्ट वाली प्रजातियां, वहाँ पे संकट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भाई ये प्रजातियों का जो खाद्य श्रृंखला वाली प्रजातियां हैं, ये इनका जो है वजूद बना रहे, तो हमारे यहाँ जो प्रजातियों से हमारी वायुमंडलीय गैसें वगैरह हैं, जलवायु वगैरह, ये सब नियंत्रित रहेगी। आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है जो लास्ट में कि जिस पारितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होंगी वो पारितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा। ये बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा विविधता होगी वहाँ का हमें जो पारितंत्र है वो सबसे ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग और स्थायी देखने को मिलेगा। जहाँ पर सबसे कम विविधता होगी वो पारितंत्र स्थायी नहीं होगा, बल्कि वो चलायमान होगा, यानी गतिक होगा, हो सकता है परिवर्तनशील भी हो। तो ये स्थायी कौन सा होगा? जहाँ पर सबसे ज़्यादा विविधता देखने को हमें मिलेगी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर जैव विविधता के महत्व में जैव विविधता की पारिस्थितिकी की भूमिका देख ली। अब जैव विविधता की आर्थिक भूमिका देखेंगे कि भाई जैव विविधता हमारे लिए आर्थिक रूप से कैसे हमें समृद्ध बनाती है, ये कैसे इंपॉर्टेंट है। तो अगली हेडिंग आपकी ये है जैव विविधता की आर्थिक भूमिका। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि मानव जो है कहीं ना कहीं प्रकृति के संसाधनों पर निर्भर है, यानी कि हमारे जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनके लिए हमें प्रकृति के संसाधनों का दोहन करना पड़ता है, चाहे हमारी भोजन की आवश्यकताएं हों, चाहे हमारी आर्थिक आवश्यकताएं हों। सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हमें किससे होती है? हमारे इर्द गिर्द मौजूद जो होते हैं, यानी कि जो आपके पेड़ पौधे हैं उनसे पूर्ति होती है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि भाई जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग क्या है? फसलों की विविधता है, जिसे हम कृषि जैव विविधता के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण जो जैव विविधता का आर्थिक भूमिका में एस्पेक्ट लिया गया है वो फसलों की विविधता लिया गया है। यानी चूंकि कभी आपने देखा होगा कभी ये फसलें वन वगैरह में उगी होंगी इंडिविजुअली, लेकिन बाद में इन्हें आइडेंटिफाइड जब कर लिया हमारे विकसित मानव ने, तो फिर क्या किया, इन्हें खेती के रूप में एक जगह उगाने लगा, इससे अनाज की उत्पत्ति हुई। तो ऐसे करके हमने उसका आर्थिक लाभ उठाया। तो ये क्या है? कृषि जैव विविधता बोली जाएगी ये। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, यहाँ पर जैव विविधता से हमें केवल फसल ही प्राप्त नहीं हो रही है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें भी प्राप्त होती हैं। जैसे जैव विविधता को संसाधनों के भंडार के रूप में भी हम समझ सकते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि हमें जितने भी सारे भोज्य पदार्थ चाहिए, औषधियाँ चाहिए, सौंदर्य प्रसाधन वगैरह, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सब हमें प्रकृति से तो मिलते हैं, पेड़ पौधों से तो मिलते हैं। तो इसके लिए भी जैव विविधता बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो सेकेंड पॉइंट आपने यहाँ पर लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर थर्ड पॉइंट में वही बताया गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी जो है खाद्य फसलें हैं, पशु हैं, वन संसाधन हैं, मत्स्य हैं और दवा संसाधन आज कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप मिलते हैं। यानी जैव विविधता नहीं होती तो शायद ये मिलते भी नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं जो जैव विविधता का आर्थिक महत्व है, यही आर्थिक महत्व जैव विविधता के लिए संकट का कारण भी है, क्योंकि मनुष्य जो है दिनों दिन हद से ज़्यादा लालची होता चला जा रहा है और अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहा है। तो उनकी वजह से जो है जैव विविधता पर संकट भी गहरा गया है। तो वैज्ञानिक ये कहते हैं ये कहते हैं कि जैव विविधता का जो आर्थिक महत्व है वास्तव में यही जैव विविधता के संकट के लिए उत्तरदायी है। यानी हम जो आर्थिक महत्व इसमें खोज बैठे हैं जैव विविधता में, और यही जो आर्थिक महत्व पर हम ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां हमारी, आने वाले जो हमारे समाज में अधिक से अधिक आर्थिक सृजन के लिए हमारे यहाँ जोर दिया जा रहा है। तो आर्थिक सृजन पर जोर देने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे यहाँ जो जैव विविधता है उस पर संकट गहरा गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली हेडिंग है यहाँ पर जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका, यानी साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये तीसरा महत्व हम देखेंगे, इसका क्या महत्व है। जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका में यहाँ पर हमें क्या महत्व मिलता है। देखिए, आप खुद इमेजिन कीजिए कि भाई वैज्ञानिक इससे कैसे पता लगाते हैं। देखिए, जैव विविधता में आप सब ये बात तो जानते हैं कि हमारी प्रकृति में हमारे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, बहुत सारी हम कैसे विकसित हुए, कैसे करके हमने जो है जीवन आरंभ हुआ, कैसे करके हम मनुष्य की जो है वृद्धि हो रही है, और आने वाले समय में मनुष्य का स्वरूप कैसा होगा। तो इन सब के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? प्रकृति से मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो जैव विविधता है ये वैज्ञानिकों के लिए अभी भी अध्ययन का विषय है। यानी कि यहाँ पर तमाम वैज्ञानिक आज भी दिन रात अध्ययन करने पर लगे हुए हैं कि कैसे करके जो है प्रकृति अपने आप का निर्माण कर रही है, और प्रकृति ने सदियों में, हजारों सालों में, करोड़ों सालों में अपने आप को कैसे विकसित किया, कैसे करके प्रजातियां यहाँ पर आई और कैसे करके विलुप्त हो गई, तो उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो उस अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले भविष्य में कौन कौन सी प्रजातियां बचेंगी या फिर खत्म हो जाएंगी। तो वो भी उनका अनुमान लगा पाना संभव हो पाया है। तो यहाँ पर वही बताया गया है पहला पॉइंट कि जैव विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें यह संकेत दे सकती है कि भाई जीवन का आरंभ कैसे हुआ और यह भविष्य में कैसे विकसित होगा। ये बात आप जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर एक लाइन बहुत अच्छी आई है, और वो लाइन आपने शायद, अगर हम गौतम बुद्ध वगैरह की कहीं बुक वगैरह पढ़ी है या इतिहास की जो वीडियो मेरी देखी है, तो आपने वहाँ दिया होगा कि यहाँ पर वही चीज़ दोहराई गई है कि हम स्वयं जिएं, यानी हम सभी को यह समझना चाहिए कि हम स्वयं जिएं और दूसरी प्रजातियों को भी जीने दें। यानी कि जियो और जीने दो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आया है।
यहाँ पर आया है वो जैव विविधता के संदर्भ में, यानी कि हम खुद जी रहे हैं, हम खुद आराम से जिए, दूसरे को भी बिना नुकसान पहुंचाए उसे जीने दें। यानी यकीन मानिए अगर दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, यकीन मानिए एक ना एक दिन हमारे लिए भी संकट खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर उस लाइन का अर्थ जो है वो आपके जैव विविधता के संदर्भ में लगाया गया है, यानी कि जियो और जीने दो वाला कॉन्सेप्ट। तो ये गौतम बुद्ध का कॉन्सेप्ट है, जियो और जीने दो वाला, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि हम सभी को यह तथ्य समझना चाहिए कि हम स्वयं जिएं और दूसरी प्रजातियों को भी जीने दें। यानी कि किसी से हम ज़्यादा अपेक्षाएं ना लगाएं, जितना मिल रहा है काफ़ी है। जो हमारा आर्थिक जो रवैया हम अपना चुके हैं, आर्थिक दृष्टिगत रूप से रवैया हम अपना चुके हैं, वही जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। यानी कि हम देखिए पहले क्या था, मनुष्य जो था, मनुष्य की संख्या ज़्यादा नहीं थी, तो मनुष्य की भूमिका पाता और दाता वाली थी। यानी प्रकृति उसे दे रही थी तो उसे यानी कि वो पा रहा था, और इसके बदले में मनुष्य जो था जाने अनजाने में उनके बीजों को बिखेर के चला जाता था। तो पाता दाता की भूमिका थी, यहाँ पर कोई संकट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मानव विकसित हुआ, मानव प्रौद्योगिकी मानव में परिवर्तित हुआ, मानव ने जो है प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करना स्टार्ट कर दिया, प्रकृति को अपने बस में करना चाहा। लेकिन आप सोच सकते हैं प्रकृति मानव के बस में नहीं है, और आपने तमाम बार ये नमूने देखे भी होंगे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनका वर्णन, जिनका जो पूर्वानुमान करना असंभव है आज भी मानव के लिए। जैसे भूकंप का पूर्वानुमान करना पूरी तरह से असंभव है। तो ये जो घटनाएं हैं इन पर मानव कह तो रहा है कि हम पर कर लेंगे काबू, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। प्रकृति पर कभी कोई काबू नहीं कर सकता है। प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र है, प्रकृति ने हर चीज की रचना स्वतंत्र रूप से की है। तो यहाँ पर बेहतर यही होगा कि प्रकृति को सृजन और विघटन स्वयं से करने दें, हम उसमें हस्तक्षेप ना करें। अगर हम उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो यकीन मानिए वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी साबित होगा। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट तो वैसे आप जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे लिखवाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि ये लाइन जो है आप यहाँ पर भी देख लीजिए। देखिए कितनी अच्छी लाइन है, हमारे खुद के जीवन के संदर्भ में भी बहुत अच्छी है और जैव विविधता के लिए भी अच्छी है कि हम सभी को एक तथ्य समझना चाहिए, हम स्वयं जिएं और दूसरी प्रजातियों को भी जीने दें। यानी जियो और जीने दो, किसी को यहाँ पर हमें परेशान नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, आराम से जियो। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि भाई जैव विविधता की अवधारणा कई मानव संस्कृतियों का अभिन्न अंग है। ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी मानव संस्कृतियां आपने देखा होगा इन्हीं वनों में, जंगलों में यहाँ पर पल्लवित हुई हैं, इन्हीं वनों जंगलों में विकसित हुई हैं और इन्हीं से निकलकर वो आगे बढ़ी हैं। तो यहाँ पर यकीन मानिए कि जो जैव विविधता आप देख रहे होंगे, तो वो जैव विविधता कई मानव संस्कृतियों का अभिन्न अंग रही है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने सुना तो होगा, शायद बहुत बार देखा भी होगा। अब देखिए हम थोड़ा जाते हैं रामायण के काल में जाते हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, तो रामायण के काल में वहाँ पर जैव विविधता का जिक्र कैसे हुआ है। यानी कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, आप जानते हैं लक्ष्मण शक्ति के नाम से आपने जो देखा होगा, तो उन्हें शक्ति लगती है तो उस समय सुषेण वैद्य जो आते हैं तो उन्हें क्या संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी को भेजते हैं। तो संजीवनी बूटी कहाँ पाई जाती थी, ये हिमालय रीजन में पाई जाती थी। यानी संजीवनी बूटी एक ऐसी बूटी थी जिससे मृत यानी मूर्छित आदमी भी जीवित उठता था। तो वो जैव विविधता यानी कि वो जो आपका जो जैव विविधता का जो महत्व समझाया गया है, तो वो वहाँ से समझाया गया है। देखिए ये जो लाइन मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ये लाइन एक्चुअली इंटरव्यू में पूछी गई है ये, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है, यानी कि ये सब आप जितना ज़्यादा चिंतन मनन कर लेंगे उतना ही बेहतर आप लिख पाएंगे एग्जाम में। तो ये तो मैंने रामायण में जिक्र दिया कि भाई रामायण में जैव विविधता का कैसे महत्व था, तो वो उसका जिक्र का वर्णन मैंने आपके सामने किया है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं तभी आपसे कहता हूँ कि थोड़ा स्वतंत्र होकर सोचा कीजिए। ये किताबी ज्ञान तक सीमित मत रहिए कि सब 4 नोट्स हमें मिल गए, वो पढ़ लिए, रट लिए, हम पास हो गए, इतना नहीं है। थोड़ा स्वतंत्र होकर सोचिए। स्वतंत्र होकर सोचेंगे तो बहुत कुछ सोचने को मिलेगा, आपको सीखने को भी मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने समझाया कि भाई जैव विविधता कैसे संस्कृतियों से जुड़ी रही है। तो आपने हमेशा जब संजीवनी बूटी का जिक्र आता है तब आपके माइंड में क्या आता है, हिमालय रीजन आता है, हिमालय वाला क्षेत्र आता है कि हिमालय एक जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारी औषधियाँ विद्यमान हैं। तो यहाँ पर ये बात आप आज भी पढ़ते होंगे। अभी आपने देखा कोरोना त्रासदी के दौरान बार बार तमाम साइंटिस्ट ने, तमाम आयुर्वेदाचार्यों ने ये बात पर फोकस किया कि अगर हम अपने पुनः आयुर्वेद को जीवित कर दें तो यकीन मानिए ऐसी बीमारियों का हम बिल्कुल खात्मा कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, आधुनिकता की दौड़ में हम कभी पीछे लौटना नहीं चाहते। आधुनिकता की दौड़ में हम अपने पुरानी जो गौरवमयी हमारी आयुर्वेद था उसको हम फिर से हम नहीं खोज करना चाहते, उस पर रिसर्च नहीं करना चाहते हैं। तो आप परिणाम सब लोग जानते हैं कि हम लोग वही इंजेक्शन के आदी पड़े हुए हैं, यानी कि एलोपैथी दवाओं के आदी पड़ चुके हैं, ठीक है। हमें मतलब लेकिन हमारी जो जैव विविधता है वो हमारे यहाँ बहुत समृद्ध है। अगर हम चाहें तो हमारा आयुर्वेद पुनः जो जीवित हो सकता है और पुनः हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हम कभी सैकड़ों साल पहले करते थे, ठीक है। तो आप ये सब बातें जानते हैं। अब देखिए जैव विविधता के महत्व आपने देख लिए। अब अगली हेडिंग है आपका जैव विविधता का हिनास। वर्तमान में जो जैव विविधता है इसका हिनास कैसे हो रहा है,
कैसे कैसे ये इसका यानी कि बायोडाइवर्सिटी कैसे कैसे इसका लॉस होता जा रहा है। देखिए, लॉस होने का सबसे बड़ा कारण आप एक बात जानते ही हैं कि भाई जनसंख्या वृद्धि, यानी पॉपुलेशन में जो वृद्धि होती चली जा रही है, पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। यकीन मानिए यही सबसे बड़ी यानी कि सही सबसे बड़ा जो है हमारे लिए कह सकते हैं बहुत बड़ा ये हिनास यही उत्पन्न कर रही है। देखिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो आपका जैव विविधता है उस पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। यानी मनुष्य अपने फायदे के लिए, क्योंकि उसे भोजन चाहिए, भोजन के लिए क्या करेगा, वनों को साफ करता जा रहा है। आप वहाँ पर वो लगाता जा रहा है, खेत लगाता जा रहा है, खेतों को स्थापित करता जा रहा है, यानी समतल मैदान करके वहाँ पर खेती करता जा रहा है। और आप ये बात जानते होंगे कि खेतों का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो प्राकृतिक नहीं होता है, कृत्रिम होता है। ये बात पूछी जाती है कि जो कृषि का पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो कैसा होता है, वो प्राकृतिक नहीं होता है, कृत्रिम होता है। क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग फसलों का चयन करते हैं, अपने अकॉर्डिंग फसलों को लगाते हैं, और जिन जगहों पर फसलें स्वतंत्र रूप से उगती हैं या फिर वनस्पतियां स्वतंत्र रूप से उगती हैं वो प्राकृतिक मानी जाती हैं। तो खेतों वाला या कृषि पद्धति वाला जो तंत्र होता है वो कृत्रिम माना जाता है। ठीक है, ये बात आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप आज यहाँ पे सुन लिया आपने। तो यहाँ पर वही बात कही गई है, सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि। निरंतर जो जनसंख्या वृद्धि होती चली जा रही है, इससे हमारे यहाँ कहीं ना कहीं जो जैव विविधता संकट है या वो जो है यहाँ पर गहराता जा रहा है। मेन चीज़ है भाई, जनसंख्या की वजह से क्या हो रहा है, आपके यहाँ पर जो जैव विविधता है उस पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जो है निरंतर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता जा रहा है। ऐसे करके यहाँ पर प्रकृति को विनाश होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर अब मैं लिखवाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए। पहला पॉइंट, जो आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, जो विश्व के कुल क्षेत्र का 1/4 भाग है, यानी कि जो उष्णकटिबंध वाला जो क्षेत्र है वो पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो क्षेत्र है उसका 25% है। लेकिन यहाँ पर संसार की 3/4 जनसंख्या यहीं पर रहती है। लेकिन संसार में जो 100% जनसंख्या है, 100% जनसंख्या है, उसमें से 75% जो पॉपुलेशन है वो इस एरिया में रह रही है। ये ध्यान रखना आप कि 75% जो पॉपुलेशन है, 75% जनसंख्या जो है वो आपके 25% क्षेत्र में रह रही है। पृथ्वी के जो 25% क्षेत्र है उस क्षेत्र में 75% जनसंख्या है। आप सोच सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र भी यही है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यहीं पर है। ऑब्वियसली बात है, इसका नुकसान तो होगा। जो जैव विविधता है इसका हनन तो कर रहे होंगे ये लोग। इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में जनसंख्या है, जनसंख्या कम होने का नाम तो ले नहीं रही है, दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है, जो हॉटस्पॉट वाला क्षेत्र है, उसको लगातार यानी कि उसको लगातार यहाँ पे अपूर्णीय क्षति होती जा रही है, जिसका कोई भरपाई कभी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है, यहाँ पर आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र हैं, तो यहाँ के वनों में लगभग पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियाँ इन वनों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंध वाले वनों में 50% प्रजातियाँ पृथ्वी पर पाई जाने वाली 50% प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, और रेस्ट ऑफ देम 50% बाद बाकी जो पृथ्वी के क्षेत्र हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। तो पहले का सब पॉइंट ये नोट कर लिया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये वाला। अब लेकिन वही बात है कि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर वही चीज़ है, जनसंख्या वृद्धि के कारण, इसी में लिख लेना आप अगला सब पॉइंट, इसी में अगला सब पॉइंट आप लिखेंगे, सेकेंड सब पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि के कारण, इसी में यहाँ से लिखवा दे रहा हूँ, प्राकृतिक संसाधनों का, जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अधिक होने से प्रजातियों तथा उनके निवास स्थानों में तेजी से कमी हुई है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, पहले का सेकंड सब पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अधिक होने से प्रजातियों तथा उनके आवास स्थानों में तेजी से कमी हुई है। ये आपका पहले का सब पॉइंट है। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जैव विविधता है वहीं पर सबसे ज़्यादा जैव जो है जनसंख्या बाहर भी है। इस वजह से प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता बहुत ज़्यादा हो गई है। तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, दावानल वगैरह है, जंगलों की आग वगैरह है, इन सब की वजह से भी कहीं ना कहीं जो आपकी जैव विविधता है वो प्रभावित हो रही है। तो सेकेंड पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर, प्राकृतिक आपदाएं प्राणी जात और वनस्पति जात को क्षति पहुंचाते हैं और परिणाम स्वरूप संबंधित प्रभावित प्रदेशों की जैव विविधता में बदलाव आता है। यानी प्राकृतिक आपदाएं जैसे जैसे आती हैं तो इससे आपकी प्राणी जात यानी जो आपके जीव जंतु हैं उनमें, इसके अलावा वनस्पतियां वगैरह हैं, इन सबको क्षति पहुंचती है। इससे क्या होता है कि भाई किसी क्षेत्र की जैव विविधता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं। इसके अलावा हम जो तमाम यानी कि पेस्टिसाइड वगैरह, यहाँ पर केमिकल्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी वजह से भी हमारी जो प्रजातियाँ हैं वो नष्ट हो रही हैं। तो यहाँ बताया गया है कीटनाशक और अन्य प्रदूषक जैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं, विषैली भारी धातु हैं, टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैं,
ये सब संवेदनशील और कमजोर प्रजातियों को ये नष्ट कर देते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है, ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जो कहीं विदेश से आ गई हैं, यानी कि हम अपने कुछ प्रजातियों को हम जो है विदेश से जाने अनजाने में ले आए हैं। जैसे हम जो है यहाँ पर यानी कि विदेश में कहीं गए, विदेश से कोई फसल लेके आए, उसके साथ में कुछ ऐसे प्रजातियां और आ गई साथ में, तो उन प्रजातियों के आने से हमारे यहाँ की स्थानीय प्रजातियों को संकट खड़ा हो गया। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट यहाँ बताया गया है कि वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजातियां नहीं हैं लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई हैं, उन्हें विदेशक प्रजातियां यानी एक्सोटिक स्पीसीज कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हम बता सकते हैं कुछ पौधे होते हैं, जैसे मान लीजिए वो पौधे अमेरिका में उगते हैं या फिर आपके ब्राजील के जंगलों में, अमेजन के जंगलों में उगते हैं। अब हम यहाँ पर अपने आर्थिक महत्व के लिए वो पौधे वहाँ से ले आए, वो प्रजातियाँ वहाँ से ले आए। अब चूंकि वो प्रजातियों के साथ में कुछ ऐसी प्रजातियां भी साथ में आ गई जिनकी वजह से वहाँ पर तो प्रजातियां वो जो थी वो उनके साथ में जो सहजीवी प्रजातियां थी उनमें जो था एक बैलेंस बना हुआ था, लेकिन वो प्रजातियां हमारे यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र में आकर हमारे यहाँ की जलवायु और तापमान की वजह से उनका रूप जो है यहाँ पर उग्र हो गया, उन्होंने हमारी स्थानीय प्रजातियों को नष्ट कर दिया। तो ऐसे क्या हो गया, एक जैव विविधता संकट खड़ा हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसी बहुत सारी प्रजातियां जो हैं हम बाहर से लेकर आए अपने यहाँ उत्पादकता बढ़ाने के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, लेकिन उनकी वजह से उनके साथ में कुछ ऐसे और अनचाहे तत्व और आ गए। उन तत्वों ने क्या किया कि हमारे यहाँ की जो वनस्पतियां हैं, हमारे यहाँ की जो मूलभूत वनस्पतियां हैं हमारी मूल की, तो वो वहाँ पर नष्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे कुछ खरपतवार वगैरह भी थी जो कि अमेरिका से हम कुछ चीज़ें लेके आए, तो उसके साथ खरपतवार भी वगैरह भी आ गई। तो खरपतवार को खत्म करने के लिए हमेशा आप जानते होंगे कि भाई हम केमिकल्स वगैरह डालते हैं, यानी आपके पेस्टिसाइड वगैरह डाले जाते हैं जिससे कि खरपतवार वगैरह को खत्म किया जा सके। गवर्नमेंट वगैरह इसके लिए अनुदान वगैरह भी देती है खरपतवार को खत्म करने के लिए। तो ये सब खरपतवार वगैरह जो आई है वो विदेशों से ही आई है, तो इसे विदेशित प्रजातियों के रूप में जाना जाता है। तो थर्ड पॉइंट तो आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ बताया गया है इसी में ही सब पॉइंट, विदेशक प्रजातियाँ कहते हैं, यहाँ पे लिख लेना इनसे विदेशी प्रजातियों से इनसे मूल जैव समुदाय को व्यापक नुकसान हुआ। यानी इनसे क्या हुआ, जो मूल जैव समुदाय का मतलब जो प्राणी या प्रजाति जहाँ पर उग रहा है, मान लेते हैं कोई प्रजाति आपके केवल भारत में ही सीमित है। अब भारत में उगने वाली प्रजाति है, अब मान लीजिए अमेरिका या ब्राजील के जंगलों से लाई हुई कोई पौधे की प्रजाति ने उस पर आक्रमण कर दिया, तो हमारे यहाँ की स्थानीय प्रजाति केवल इंडिया में उगती थी, उसको एक संकट खड़ा हो गया, यानी वो नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई। तो वही चीज़ बताई गई है कि जो विदेशी प्रजातियाँ लाई गई हैं उनसे व्यापक जैव समुदाय को हमारा व्यापक नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो आपका अवैध शिकार है, यानी आप जानते हैं लोग अपने फ़ायदे के लिए यानी जानवरों की खाल वगैरह है, इनके सींग या फिर उनके अस्थि पंजर वगैरह, इनका अवैध व्यापार करते हैं, इसके लिए उन्हें जो है निर्दयतापूर्वक मार देते हैं। तो इनसे भी यहाँ पर कुछ प्रजातियाँ लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। तो चौथा पॉइंट लिख लेना कि अवैध शिकार के फलस्वरूप कुछ प्रजातियाँ लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। अवैध शिकार के फलस्वरूप कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। ये आपका चौथा पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग जानते होंगे IUCN के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या किया है, इसने जो संकटापन्न पौधे जीव प्रजातियां हैं इनके संरक्षण के लिए जो है संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में इन्हें विभाजित कर लिया है। वैसे 3 वर्ग नहीं है इनके, स्टैंडर्ड रूप में 3 वर्ग हैं। अगर आप स्टैंडर्ड बुक में जाएंगे तो वहाँ पर इनके 9 वर्ग आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि वास्तव में इनके 9 वर्ग हैं, 3 वर्ग नहीं है, 9 वर्ग हैं। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो है एक ओवरव्यू के रूप में 3 वर्ग बता दिए हैं, 3 वर्ग नहीं है। यानी IUCN के वर्गीकरण में 9 वर्ग हैं। डिटेल्ड में अगर हम इसे देखेंगे, डिटेल में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 9 वर्ग रखे गए हैं। ठीक है, खैर इन्होंने, मैंने आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या है केवल एक झलक दी गई है, पूरा नहीं बताया गया IUCN के बारे में कि कैसे कैसे हैं, कौन कौन से और भी वर्ग हैं, उनका पूरा जिक्र नहीं किया गया। मेन जो चीज़ें हैं उनका वर्ग जो है जिक्र कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें कुछ पॉइंट। अब इसी में अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट, प्राकृतिक संसाधनों, यानी यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर IUCN ने संकटापन्न पौधों व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 वर्ग यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर पहला वर्ग है यहाँ पर संकटापन्न प्रजातियाँ, यानी एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि ये इनमें बहुत सारी प्रजातियाँ आती हैं जिनके यानी भविष्य में लुप्त होने का खतरा है। यानी एंडेंजर्ड में वो प्रजातियां आती हैं जिनके भविष्य में लुप्त होने का खतरा है।
या आप यहाँ पर लिख लेना, इनमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित हैं जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी जो IUCN है ये एक रेड डेटा लिस्ट करके जारी करता है। तो ये किसके लिए होती है? विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में एक लिस्ट जारी करती है और इस लिस्ट में तमाम प्रजातियों का, प्राणियों का नाम होता है कि भाई ये निकट भविष्य में इनके विलुप्त होने की संभावना, उनका नाम यहाँ पर दिया होता है। तो यहाँ पर आप इसमें लिख लेना सेकंड सब पॉइंट करके कि IUCN विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। ये आप लिख लेना इसी में। तो ये तो संकटापन्न प्रजातियों का जिक्र हो गया। यहाँ पर अगली प्रजातियां बताई गई सुभेद्य यानी वल्नरेबल, यानी सेकंड सब पॉइंट यहाँ पे 5वें का है, हेडिंग डाल लेना सुभेद्य प्रजातियां। देखिए सुभेद्य का मतलब ये है कि भाई अभी तो ठीक ठाक हैं, अभी तो उनकी संख्या है, लेकिन अगर हम इसे इनके प्रति जागरूक नहीं हुए, इनका अगर जिस तरह से हम अभी इनका शिकार वगैरह कर रहे हैं आगे भी भविष्य में इनका शिकार वगैरह करते रहे तो यकीन मानिए ये विलुप्त हो जाएंगे। इसका मतलब ये है सुभेद्य प्रजातियों का। तो यहाँ पर लिख लेना इसमें कि इसमें वे प्रजातियां सम्मिलित हैं जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया तो, यदि इन्हें संरक्षित नहीं किया गया तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। अब देखिए इनकी संख्या जो है यहाँ पर, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, अत्यधिक कम है और इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। इस वजह से इसी में लिख लेना सब पॉइंट, इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। तो ये तो आपने देख ली सुभेद्य प्रजातियां, ठीक है। अगली प्रजातियां हैं दुर्लभ प्रजातियां यानी रेयर स्पीसीज। दुर्लभ प्रजातियों का मतलब आप जान रहे होंगे, रेयर स्पीसीज एकदम दुर्लभ हैं, इनके दर्शन ही दुर्लभ हैं, यदा कदा आपको देखने को मिलती हैं, ये दुर्लभ प्रजातियां हैं। तो ये तो बिल्कुल बहुत ही कम है, नगण्य के बराबर हैं। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित हैं या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हुई हैं। जैसे आपने देखा ऊपर रेड पंडा दिखाया गया है, तो रेड पंडा जो है एक संकटापन्न प्रजाति के रूप में रखी गई है ये, ठीक है। रेड पंडा जो आपके जो है आपका हिमालयन रीजन है वहाँ पाया जाता है रेड पंडा, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है। तो ये कुछ प्रजातियां हैं। अब जैसे एक फूल है, ये बताया गया है कि भाई जो हम्बोशिया डेकरेंस बेड दक्षिण पश्चिमी घाट की दुर्लभ प्रजाति है ये। तो ऐसे करके इन्हें जो निकट भविष्य में इनके विलुप्त होने का खतरा है कि भाई निकट भविष्य में ये गायब हो जाएंगी प्रजातियां, ठीक है। तो ये तो आपने वर्गीकरण देख लिया IUCN के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर अगली जो हेडिंग है और ये अंतिम हेडिंग है, जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए। हमने ये तो सब तो देख लिया कि भाई जैव विविधता का ह्रास कैसे हो रहा है, लेकिन इसको बचाया कैसे जाए। सबसे बड़ी बात ये भी तो निकल के आती है कि कैसे बचाया जाए इसे। अब देखिए यहाँ पर आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इन सब के लिए, इसे बचाने के लिए मनुष्य को सक्रिय होना पड़ेगा। यानी हम जब तक सक्रिय नहीं होंगे, हम जब तक जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम जैव विविधता को बचा नहीं पाएंगे। यानी हमें एक एक व्यक्ति को यहाँ पर जो बताना होगा कि किस तरह से हम जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, हमें कुछ ऐसी नीतियाँ भी बनानी पड़ेंगी जिसके जरिए जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम हो। इससे क्या होगा, इससे हमारी जैव विविधता बची रहेगी। तो यहाँ पर वही बताया गया है पहली लाइन में कि यदि पौधों और प्राणियों की प्रजातियां संकटापन्न होती हैं तो इससे पर्यावरण में गिरावट उत्पन्न होती है, बिल्कुल बात सही है। और एंड में अंततोगत्वा क्या होता है, मनुष्य का अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। यानी कि जब पौधे और प्राणियों की प्रजातियां अगर खत्म हो जाएंगी, संकट में आ जाएंगी, तो वैसी बात है मनुष्य का अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मान लेते हैं कुछ खाद्यान्न फसलों की प्रजातियां हैं वो अपने आप में नष्ट होने लगी। जैसे गेहूं की प्रजाति है, गेहूं की फसल की प्रजाति है, वो अपने आप में नष्ट होने लगी, आने वाले सालों में नष्ट हो गई। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जनसंख्या हमारे यहाँ रह रही है, उसे खाद्यान्न के रूप में, आपके मेन आहार के रूप में अगर रोटी नहीं मिलेगी, यानी कि अनाज नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या जीवित रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जरूरी है कि यहाँ पर जो आपकी जैव विविधता है वो बनी रहे। जैव विविधता अगर कायम रहेगी तो यकीन मानिए हम सबको जो है प्रकृति से लाभ मिलता रहेगा, और हम अगर प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करेंगे तो यकीन मानिए जैव विविधता खत्म होने से हमारे वजूद पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो आपने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो क्रियाकलाप हैं, यानी मानव को पर्यावरण का मैत्री होना चाहिए, मैत्री पद्धतियों के प्रति जागरूक किया जाए। यानी कि मित्रवत पद्धतियाँ, ऐसी पद्धतियाँ हम ना अपनाएं जिससे कि प्रकृति का बहुत ज़्यादा नुकसान हो, ठीक है। इसके अलावा विकास की हम ऐसी व्यावहारिक गतिविधियाँ यहाँ पे अपनाई जाएं जिससे दूसरे जीवों के साथ समन्वित हो जाएं। यानी हम अपनी विकास की ऐसी व्यवहारिक गतिविधियाँ अपनाएं जिससे कि हमें किसी दूसरे जीवों को नुकसान ना हो, और सतत पोषणीय
हों। सतत पोषणी का मतलब आप जानते हैं, सतत पोषणी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि अपनी वर्तमान की ज़रूरतों को हम पूरा, यानी कि हम अपनी भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी वर्तमान की ज़रूरतें भी पूरा कर लें और भविष्य के लिए भी हमारे लिए वो संसाधन बचे रहें, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आ जाते हैं, सतत पोषणी विकास के तहत आ जाते हैं। ठीक है, यानी हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए भी वो संसाधन बचे रहें और हमारी वर्तमान की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएँ। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई होंगी। तो यहाँ आपने सब चीज़ें देख ली हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लिया होगा। जैसे आपने देखा होगा जब हम कोई डैम वगैरह बनाते हैं, यानी कि कोई बांध वगैरह का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, सैकड़ों बीघा जो फसल होती है जलमग्न हो जाती है। सैकड़ों बीघा का क्षेत्र जो है फसल का, सैकड़ों बीघा का क्षेत्र जो होता है जलमग्न होता है। जलमग्न होने से तमाम पेड़ पौधे जो होते हैं, प्रजातियाँ नष्ट हो जाती हैं, तमाम वहाँ पर जीव जंतु होते हैं, वो भी उनका आवास छिन जाता है। इससे क्या होता है, एक पारिस्थितिकी संकट क्रिएट हो जाता है। तो हम ऐसे जो है यहाँ पर उपाय अपनाएं जिससे क्या है, पारिस्थितिक संकट उत्पन्न ना हो। जैसे सोलर सेल, सोलर प्लांट के जरिए बिजली उत्पन्न करने के तरीके अपनाएं, या फिर कुछ और तरीके अपनाएं जिससे क्या हो, हमारी बिजली की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और हमारे आसपास जो वन्य प्राणी या वन्य जीव हैं उनको भी खत्म ना करना पड़े। तो इससे जैव विविधता हमारी बनी रहेगी। तो यहाँ पर ये पहले का सब पॉइंट तो नोट कर लिया होगा। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि भाई संरक्षण कब संभव है। संरक्षण तभी संभव हो सकता है, संभव और दीर्घकालिक होगा, जब हमारे स्थानीय समुदायों और प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भागीदारी हो। यानी आपके जो वनों में रहने वाले समुदाय हैं उन्हें भी जागरूक करना होगा। यानी जो पूरी तरह से वनों पर डिपेंड हैं स्थानीय समुदाय, उन्हें भी जागरूक करना होगा और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर चेतना लानी होगी कि हमें इसके भविष्य में क्या क्या दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। आज जो हम इसको प्रकृति को अंधाधुंध रूप से दोहन कर रहे हैं, इसके भविष्य में क्या क्या परिणाम हमें झेलने पड़ सकते हैं, उसके प्रति उन्हें सचेत करना होगा। देखिए यहाँ पर वही सब बातें कही गई हैं। कानून बनाकर तो आप कानून तो बना सकते हैं तमाम, लेकिन कानून बनाकर उतना कारगर तरीके से आप जैव विविधता को आप संरक्षित नहीं कर सकते हैं। यानी एक डर के तहत तो आप मान लो संरक्षित कुछ हद तक हो जाएगी, लेकिन लंबे समय तक डर नहीं रहेगा लोगों को। लोग फिर भी उसमें चोरी करेंगे, लेकिन लोगों को जब समझाया जाएगा, लोगों को जहन में डाला जाएगा कि भाई प्रकृति अगर बनी रहेगी तो आप लोगों का वजूद भी बना रहेगा, तो यकीन मानिए लोग प्रकृति का संरक्षण करेंगे, जैव विविधता का संरक्षण करेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि भाई सन 1992 में ब्राज़ील में रियो डे जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था, जैव विविधता के सम्मेलन में। तो यहाँ पर भारत सहित 155 अन्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे इस सम्मेलन में। तो सेकंड पॉइंट आप लिख लेना, सन 1992 में ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो में हुए जैव विविधता के सम्मेलन में, यानी अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, इसमें भारत सहित 155 देश और थे, यानी 156 जो कंट्री थे इसमें हस्ताक्षर किए थे इस पर। ठीक है, इस कार्य योजना पर। तो इसमें क्या था, इस सम्मेलन के तहत हमने क्या रखा, अर्थ समिट जो हुई थी ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, तो इसमें क्या रखा था। तो यहाँ पर बताया गया है, इसी में सब पॉइंट लिख लेना, कि विश्व संरक्षण कार्य योजना में निम्न तरीके सुझाए गए। कौन कौन से तरीके सुझाए गए वो हम देख लेते हैं वन बाई वन करके। पहला सब पॉइंट यहाँ पर ये है कि संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण किया जाए। पहला तरीका यहाँ पर था संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का प्रयास। सेकंड यहाँ पे सब पॉइंट लिख लेना, यानी प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए योजनाएं, उनका प्रबंधन, योजनाएं व प्रबंधन। थर्ड सब पॉइंट में लिख लेना, यहाँ पर जो इनका जो कार्य संरक्षण कार्य योजना बनाई गई उसमें खाद्यान्नों, चारे, इमारती लकड़ी, जंतु की प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए। खाद्यान्नों, चारे, इमारती लकड़ी व पशुधन की किस्मों को संरक्षित करना व पशुधन की किस्मों को संरक्षित करना। ठीक है, जिनसे हम इनका आर्थिक उपयोग लेते हैं उन प्रजातियों को हम संरक्षित करें मोस्टली। इसका मतलब ये है थर्ड सब पॉइंट का। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देश के भीतर रहने वाले जो भी वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हर देश का कर्तव्य है। चौथा सब पॉइंट, प्रत्येक देश को वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, प्रत्येक देश को वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगला सब पॉइंट यहाँ पे पांचवा सब पॉइंट कर लेना, यहाँ पर ये पांचवा सब पॉइंट यहाँ पर लिख लेना, यानी वन्य जीवों और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप हो। यानी इनका अगर हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से व्यापार भी करना पड़े, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ हमारे औषधियाँ हैं जो हमारे लिए आवश्यक भी हैं, लेकिन वो उनकी प्रजातियों के लिए संकट बना हुआ है, उनकी प्रजातियाँ खत्म होने के कगार पर भी हैं, तो उनका एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हम दोहन करें। यानी ऐसा नहीं है अंधाधुंध दोहन ना करें, प्रॉपर तरीके से, जिससे कि वो बनी भी रहें और हमें हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनकी आवश्यकता भी पूर्ति हो जाए में। तो यहाँ पर वो बताया गया है। तो यहाँ पर आपने पांचवा सब पॉइंट सेकेंड का लिख लिया होगा। तो देखिए भारत ने भी इन सबको ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए भारत ने भी कुछ प्रयास किए, जिनके तहत आपने देखा होगा कि आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। तो यहाँ पर वही बताया गया है थर्ड पॉइंट कि भारत ने ये सब देखते हुए क्या हुआ, भारत में जैव विविधता को बचाने के लिए यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया है। यहाँ पर तो यहाँ पर लिख लेना आप, भारत सरकार ने आपका वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 पारित किया,
जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क, पशु विहार यानी सेंचुरीज जिसे कहते हैं, ये स्थापित किए गए हैं और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। देखिए ये नेशनल पार्क, पशु विहार, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इन सब के बारे में वैसे आप ऑलरेडी जानते हैं, इनके बारे में विस्तारपूर्वक आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान एक समृद्ध जैव विविधता वाला एक विस्तृत क्षेत्र होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी एक से ज़्यादा जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। और इसे घोषित कौन करता है? तो राज्य जो है वो राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र को जो पारिस्थितिकी, जीव जंतुओं, वनस्पतियों और भू-आकृति और जलीय महत्व की हो, उसे यहाँ पर वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकता है। कौन घोषित कर सकता है? राज्य, ना कि केंद्र। ठीक है, राज्य घोषित कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें आपके यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य की, यानी जिसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं या फिर पशु विहार के नाम से भी जानते हैं, तो ये राष्ट्रीय उद्यान के समान ही होते हैं। यहाँ पर ऐसी प्रजातियों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है जो उस क्षेत्र में विशिष्ट हों, विशिष्ट प्रजातियों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे यानी यहाँ पर क्या किया जाता है, कुछ विशिष्ट प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। जैसे हम मान सकते हैं किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हाथी रह रहे हैं, गैंडा रह रहे हैं, जैसे काजीरंगा पार्क है आपका, ठीक है, तो वो गैंडे के लिए है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, उनके लिए हमने यहाँ पे बना दिया कि भाई ये फलाने जीव के लिए फलाना जीव यहाँ पर रह रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए सेंचुरी हमने बना दी। ठीक है, अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। अब अगली बात आ जाती है जैव मंडल रिजर्व। देखिए जैव मंडल रिजर्व की अवधारणा, थोड़ा नीचे आते हैं यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पर लिख भी देंगे आराम से। ये आपको पता होगा कि 1971 में यूनेस्को ने, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1971 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम जो चला था, मैन एंड बायोस्फीयर MAB, तो इनके तहत जो है आपके बायोस्फीयर रिजर्व जो है का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। तो इसके तहत जो है जैव मंडल रिजर्व बनाए गए थे। ठीक है, यानी इसका जो जैव मंडल रिजर्व की घोषणा जो होती है यहाँ पर केंद्र सरकार करती है। ठीक है, और यह क्षेत्र जिस देश में होता है उस देश का इस पर संप्रभु अधिकार होता है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व वाला जो कार्यक्रम था ये किसके द्वारा चलाया गया था? 1971 ईस्वी में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मैन और जैव मंडल कार्यक्रम ये आरंभ किया यूनेस्को ने। ठीक है, तो ये 1971 से स्टार्ट है कार्यक्रम। ठीक है, तो ये घोषित कौन करता है? ये यूनेस्को चिन्हित करता है, बाद में भारत सरकार इसे घोषित करती है। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। तो देखिए लिखना नहीं है, ये बात आप जानते हैं ऑलरेडी, ये सब चीज़ें आप पहले से मैं डिस्कस कर चुका हूँ इन सब के बारे में, और काफ़ी बार मैंने रिपीट किए ये चीज़ें, तो आप शायद भूले भी नहीं होंगे, याद भी होंगी आपको। तो ये आपका थर्ड पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए आप सभी को ये बात तो मालूम है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंध में पाई जाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे ज़्यादा जैव विविधता हमारे यहाँ पाई जाती है। इसलिए इसे हम महाविविधता केंद्र यानी मेगा डाइवर्सिटी सेंटर भी इसे कहते हैं इस क्षेत्र को। तो यहाँ पर आप चौथा पॉइंट लिखेंगे कि वह देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है उसमें संसार की सर्वाधिक प्रजाति है विविधता पाई जाती है, उन्हें हम महाविविधता केंद्र कहा जाता है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है UPSC एग्जाम में कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जो जैव विविधता या महाजैव विविधता केंद्र वाले देश हैं। तो इनमें 12 देश आते हैं जो कि महाजैव विविधता के तहत आते हैं। जैसे यहाँ पे मैक्सिको आता है, कोलंबिया आता है, इक्वाडोर आता है, पेरू, ब्राज़ील, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, चाइना, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, वो आपके महाविविधता केंद्र वाले देशों में आते हैं। ठीक है, यानी कि 12 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर या 12 हॉट स्पॉट के रूप में आते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र हैं इसके आसपास यानी उष्णकटिबंध में पड़ने वाले क्षेत्र हैं ये। तो इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? इन क्षेत्रों को यानी कि 12 जो है मेगा डाइवर्सिटी सेंटर बोले जाते हैं। इनमें 12 देश आते हैं और 12 देशों का जिक्र आपको यहाँ पे लिखवा दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, यानी ये संख्या अक्सर पूछ ली जाती है कि देश कितने हैं आपके मेगा डाइवर्सिटी वाले, ये 12 देश हैं। और ये अक्सर पूछा गया है, ये प्रश्न UPSC में भी आया हुआ प्रश्न है ये वाला। चौथे का सब पॉइंट आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट लगा देना इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगली यहाँ पर जो है यहाँ पर अगला पॉइंट है 5वां पॉइंट कि ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में हैं उनमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए IUCN ने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में उन्हें निर्धारित किया है। यानी मान लेते हैं ऐसे क्षेत्र भी हैं जो मान लीजिए बहुत ज़्यादा संकट में हैं, जो बहुत ज़्यादा आपके अंधाधुंध दोहन से, अंधाधुंध रिसोर्सेज के दोहन से क्या है संकट में आ गए हैं, तो उन्हें IUCN ने जैव विविधता का हॉटस्पॉट बता दिया है। यानी कि इन्हें किसने घोषित किया है हॉटस्पॉट? IUCN ने घोषित किया है। यानी आपको हॉटस्पॉट का अर्थ यहाँ पर अब देखने को मिल गया। तो 5वां पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा।
अब देखिए हॉटस्पॉट जो परिभाषित किए गए हैं, हॉटस्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई ज़्यादातर हॉटस्पॉट में रहने वाली प्रजातियाँ जो हैं वहाँ पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती हैं और वहाँ पर सबसे ज़्यादा परतंत्रों पर भी निर्भर हैं। ये बात यहाँ बताई गई है, इसमें लिखा गया है, ये बात आप भी जानते हैं। इस वजह से संकट क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए उन्हें हॉटस्पॉट घोषित किया IUCN ने। तो यहाँ पर कुछ अब नोट करके लिखवा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको बताया गया विविधता कहाँ देखने को मिलेगी, बताया गया है नोट में कि मेडागास्कर जो है, मेडागास्कर में पाए जाने वाले कुल पौधों जीवों में से 85% पौधे और जीव संसार में कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। ये आपका हॉटस्पॉट है, लेकिन एक तो नोट करके लिख लेना, मेडागास्कर में पाए जाने वाले कुल पौधों और जीवों में से 85% पौधे और जीव संसार में अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं पाए जाते हैं। नोट 2 करके लिख लेना यहाँ पर आप। नोट 2 में जो आपका हवाई द्वीप है प्रशांत महासागर का, तो हवाई द्वीप में यहाँ पर बताया गया है हवाई द्वीप की पादप व जंतु प्रजातियाँ, हवाई द्वीप की पादप व जंतु प्रजातियाँ, ये विदेशज प्रजातियाँ जो आई हैं यानी विदेशों से लाई हुई प्रजातियाँ हैं, तो इनके आगमन से और भूमि विकास के कारण ये क्या हो गई हैं, असुरक्षित हो गई हैं, यानी लुप्त होने लगी हैं। हवाई द्वीप पर जो वहाँ की देशज प्रजातियाँ थी, यानी वहाँ की जो मूल प्रजातियाँ थी, विदेशी प्रजातियों के आगमन से क्या हुआ है, उन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो ये नोट 1 नोट 2 ये दोनों क्या है, हॉटस्पॉट में आते हैं ये। तो ऐसे करके आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। चैप्टर ही समाप्त नहीं होता है, यहाँ पर आपकी बुक भी समाप्त हो जाती है। देखिए ऐसे करके हमने यहाँ पर आपकी जो क्लास 11th वाली जो बुक थी, आपकी दोनों बुक थी, वो यहाँ पर कवर कर ली हैं। देखिए मैं आशा यही करता हूँ आप लोगों से, आप लोग विश्वास बनाए रखिए। कुछ लोग क्या है कि देखिए कुछ लोग मैं आप लोगों की समस्या भी समझता हूँ। आप लोग बार बार कहते हैं सर वीडियो नहीं आ रहा है, प्रॉपर व्यू नहीं आ रहा है। देखिए पहली बात समझ लीजिए, मैं यहाँ पर फुल टाइम में, जैसे और लोग क्या है, और लोग जो है पूरी तरह से यूट्यूब पर ही बैठे रहते हैं, क्योंकि उनका वही पेशा है, वहीं से उन्हें पैसा निकालना है, वहीं से उन्हें कमाना है। मेरा ऐसा नहीं है। मैं आप केवल और केवल अपने इंटरेस्ट के लिए आप लोगों का, मुझे लगता है कि भाई कुछ ऐसा करना चाहिए आप लोगों के लिए जिससे आपका भला हो। मैं अपने इंटरेस्ट के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए पढ़ाता हूँ यहाँ पर, यानी खुद की अर्निंग के लिए नहीं पढ़ाता हूँ। मैं आपको पहली एक बात बता दूँ, वरना खुद की अर्निंग के लिए पढ़ाता तो यही कंटेंट मैं अगर किसी कोचिंग संस्थान को दे देता, यकीन मानिए एक लेक्चर की कीमत लगभग 2,500 से 3,000 रुपये कीमत मुझे मिल जाती और देने के लिए तैयार भी है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ केवल और केवल जो आपके गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले अभ्यर्थी हैं या फिर ऐसी पृष्ठभूमि से आने वाले अभ्यर्थी हैं जो कि एफर्ट नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों का एफर्ट नहीं कर सकते हैं, उनको हेल्प मिले, इसलिए मैं आपको ये वीडियो डालता हूँ। मेरा उद्देश्य केवल यहाँ पर बस इतना ही है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि देखिए ये जो वीडियो होते हैं आपके लेंदी वीडियो होते हैं, प्रॉपर वे में नोट्स वाले वीडियो होते हैं, इनमें समय लगता है। आप लोग जो लोग मुझे अधीर होते हैं बहुत ज़्यादा कि सर वीडियो क्यों नहीं आ पा रहा है, कभी कभी क्या होता है कि मैं कुछ अपने पर्सनल कामों में बिजी होता हूँ, उस वजह से मैं खुद के नोट्स नहीं तैयार कर पाता हूँ। खुद के नोट्स तैयार नहीं होंगे तो यकीन मानिए ये वाले चैप्टर आपको भी कवर नहीं करवा पाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे होती हैं स्टैंडर्ड बुक से भी उठानी पड़ती हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कंटेंट मैं सारा कवर करवाऊंगा। मैंने टारगेट ये कर लिया है कि इस साल 6 महीने के अंदर अंदर आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले जो हैं, यानी कि जो आपकी अब हिस्ट्री बची हुई है या फिर आपकी ज्योग्राफी बची हुई है, ये सब कंप्लीट होने के बाद हम फिर मेंस में ही पहुंचेंगे सीधा। हम फिर सीधा जो है मेंस में पहुंचेंगे। फिर आपका प्रीलिम्स का जो कुछ कंटेंट होगा बचा हुआ वो साथ के साथ चलाते रहेंगे, और मेनली फिर वहाँ पर मेंस के जो सब्जेक्ट हैं, एथिक्स हुआ और भी सब्जेक्ट हुए, वो सारे सब्जेक्ट हम उठाएंगे। तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और नए अभ्यर्थी जो जुड़ रहे हैं उन्हें भी आप जो है एक मार्गदर्शन दीजिए, आपके नियर बाई जो भी लोग हैं उन्हें बताइए। सबसे बड़ी बात है कि हम अगर NCERT के नोट्स अगर हम बना लेते हैं प्रॉपर वे में, तो यकीन मानिए हम UPSC की 70% जंग जीत लेते हैं। ये बात आप खुद अनुभव करेंगे जब आपके नोट्स पूरे तैयार हो जाएंगे और आपके सामने मेंस का पेपर होगा और आपकी पूरी तैयारी होगी। आप देख पाएंगे कि सर ने जो नोट्स बनवाए हैं उनमें पूरा कंटेंट हमें मिल रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ है, अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा कष्टदायी के नोट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत लंबा लगता है। अब आप जरा इमेजिन ये कीजिए, मुझे तो डबल पड़ जाता है। पहले खुद के नोट्स बनाता हूँ, फिर मैं आपको नोट्स बनवाता हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे तो डबल मेहनत होती है, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप क्या केवल नोट्स लिख नहीं सकते? तो आप भी सोचिए थोड़ा। तो देखिए आप लोग प्रॉपर में पढ़ाई करते रहिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।